हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि एक बार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में। हाँ। तो ऊपर ही बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था। तो उसने देखा स्टेशन आया, तो उसने खिड़की में आवाज़ लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया। तो उसने कहा 4 आना दोगे तो जवाब दूंगा। तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बात सही एक है। और एक बताता हूँ। ये किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी अर्थ निकाल सकता है, और ये सत्य घटना में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले, वैसे मेरी जिंदगी ऐसी थी, ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही से मैं रेलवे में भटकता रहता था, और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा, अच्छा। और कोई मेरे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में। तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में आरएसएस दफ्तर में जाना था। तो मैं पैदल ही जा रहा था, तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 साथ चलता गया। फिर करीब 100-200 मीटर गया होगा, और उसने, मेरा ध्यान गया, मैं कही ऐसे कैसे चला रहा हो स्लोली मेरी स्पीड से। मैंने कहा भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा साहब आप नहीं बैठोगे? मैंने कहा क्यों, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो बोले आप समाजवादी हैं? मैं कहा नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूँ। हाँ। तो मैंने कहा क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इम्प्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं, तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। तो बोले इसलिए मैं चल रहा था। तो जब उसने मुझे पूछा आप समाजवादी हो, तो मेरा तुरंत जवाब था मैं अहमदाबादी हूँ। आइए सर, एक थोड़ा चलते चलते बात करें आपसे। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेस हैं, तो वो आपके 3 विशेस क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी, जी। तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और वो इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आप कोई 3 विशेस आप सोचोगे कि क्या है 3 विशेस, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है। यार आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है। ये मूल तो है बाहर से आई हुआ चिंतन है जी, मैंने रिसर्च नहीं किया है। हाँ हाँ। ये हमारे यहाँ मूल चिंतन ऐसे नहीं है। मूल चिंतन तो हमारे यहाँ परिश्रम का है जी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई ऐसे ही कुछ आकर के कोई दे देगा, ऐसा नहीं है जी। एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा पोस्ट इंटरेस्टिंग रिटायरमेंट। चीज़ बताता हूँ आपको। जी। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की। अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी, जी। सिकंदर बख्त साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे, और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया।
प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुरुद खुरुद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था, अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारी चीज़ों में सोचा ही नहीं। मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को ज़िंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी ज़िंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ। और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा। ये आपने सोचा हुआ है? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरे पास इसके सिवाय कुछ मुझे पर कौशल्य ही नहीं है। मैं जिस हिसाब से आप बताते हो कि मुझे लगता है आप ज़िंदगी में मतलब जब सीएम से यहाँ जब पीएम बने थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे वैल्यूबल चीज़ आप क्या लेके आए थे यहाँ इस घर के अंदर सबसे वैल्यूबल चीज़ आपकी क्या रही थी? अगर मैं वैसे ये पूरी बातचीत आपने पहले ही मुझे कहा कि मैं तो कोई राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बनते समय शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए जी। इतने प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। वो ये है कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ और मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारीकियों से जुड़ना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है। आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है। ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। इतना सद्भाग्य नहीं मिला। देवगौड़ा साहब मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए। मैं बहुत लंबा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी है। ये मैं अपना एक मान सकता हूँ कि वहाँ से मैं लेकर के आया, ये जो देश के काम आ रहा है। आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो? ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊँ। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं आप? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी। तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, कि नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम करना है? नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी, उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है। तो अच्छा। लेकिन मैं, जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं, इस पर सोचूंगा। कहाँ बैठोगे? आ जाओ। आज आपके सारे कागज पड़े हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो आपको कभी
मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूँगा, मैं ऐसी कठिन जिंदगी जी करके आया हूँ। तो डॉक्टर क्या होता है, ये महंगी दवाइयाँ क्या होती हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, वो सब आप आयुर्वेदिक पे बहुत विश्वास करते मैं हैं। बताता हूँ। आयुर्वेद के बजाय कैसी जिंदगी है। अब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, कितनी आदि हो, लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हो तो अब जो अकेला इंसान है वो क्या करेगा। मालिश वालिश वाले को तो कुछ नहीं करा ऐसे सकता, वैसे किसी तो को होते नहीं है, क्या फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, हाँ। मसाज नहीं करवा सकता। अब मैं क्या करता था जी, मेरे कंधे पे हमेशा एक ये जो असम का गमछा होता है ना, हाँ, ये गमछा मेरे पास रहता था ऐसा। तो मैं जैसे उसको ऐसे पैर पे बांध देता था पूरा, और बीच में एक छोटी लकड़ी तोड़ करके पैर से लगा देता था। फिर इसको मैं कर्व करता था अच्छा। तो प्रेशर आता था। ऐसा पूरे बॉडी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था मैं। तो ऐसी चीज़ें मैं इवॉल्व करता था अपने लिए। मैं बहुत साल पहले कैलाश यात्रा पे गया था पैदल। टोटल यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का था। पैदल गया। कुछ और भी लोग थे, बड़े धनी लोग भी वहाँ कभी कभी यात्रा में आते थे। अब बहुत बड़े बड़े महंगे वो चमड़ी बचाने के लिए सब लेकर के आते थे। मेरे पास तो कुछ था, मेरे पास कैस्टर ऑयल था, तो वो भी रॉ, सीधा वो घानी से निकाला हुआ, तो उसकी स्मेल भी बहुत ख़राब होती है। तो मैं उसी को लगाता था। अब ये लोग 5वें 6ठे दिन मुंह नहीं धो सकते थे क्योंकि उनकी चमड़ी जल करके चीर करके लटक गई थी। तो वो बड़े परेशान रहते थे। और मुझे कुछ नहीं होता था, बड़ा मैं तेज तर्रार रहता था। तो मुझे पूछने लगे कि आप क्या करते हो। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, कैस्टर ऑयल लगाता हूँ मैं। तो रात को हम जब पहाड़ चढ़ करके रात्रि मुकाम होता था, ये मेरे पास आ जाते थे। हर कोई एक एक बूंद कैस्टर ऑयल में से ले जाता था। जुकाम होता है तो मैं गर्म पानी पूरा समय पीता हूँ। गर्म पानी, गर्म पानी, उसमें कुछ शहद या कुछ नहीं, सिंपल गर्म पानी। दूसरा, हो सके तो फास्टिंग करता हूँ। अच्छा। फास्टिंग यानी एकदम से सिवाय पानी कुछ नहीं, 1-2 दिन 24 घंटे 48 घंटे, ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तीसरा, ये सरसों का तेल होता है, उसको थोड़ा गर्म करके रात को 2-3 बूंद डाल देता हूँ। जलन बहुत होती है, लेकिन ये मेरा 1-2 दिन में क्लियर कर देता है। तो ऐसे ही जीने की आदत है। मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, वो मैं चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने चीज़ फॉलो की है, जिसको कहते हैं कि 7-12-5 × 40, यानी 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 12 बजे मैं अपना लंच खा लेता हूँ और 5 बजे डिनर खा लेता हूँ। और × 40 यानी कि जब भी एक गस्सा खाता हूँ उसे 40 बार चबाना है। तो ये मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है, कई लोगों से बात की है। तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना हुआ है। हमारे देश में मूल आदत यही है। हाँ, ये वेस्टर्न जो वर्ल्ड आया, उसने फिर धीरे धीरे इसमें ये बदलाव किया कि लोग, वरना हमारा किसान आज भी गांव में सूर्यास्त के पहले, चीनी लेना सर? मैं नहीं लेता जी, नहीं, सूर्यास्त के पहले थैंक यू। खाना खा लेता है। और दिन में भी आपने देखा होगा, किसान सुबह एक प्रकार से, वो किसको आप नाश्ता कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका वो लंच जैसा ही होता है। हाँ, वो काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े रोटी और सब्जी या चटनी कुछ लेकर के खेत चला जाता। दिन में थोड़ा सा लेकर के उसकी पत्नी सर पे कुछ रख करके जाती है। वो पूरा भोजन नहीं होता है, हाँ, हाँ। थोड़ा होता है। ये आज भी हमारे देश में परंपरा है ये। आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम सही किया हुआ। और मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं, ज़्यादा करके हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं। तो ये जो फैशन, ये जो है, ये जो आपकी जो शेविंग और ये सब,
क्या ये मतलब फैशन जो है ये आपने खुद ने किया है या आपने किसी को आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैं बहुत स्ट्रीक हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये जो एक छवि बनाई गई है, वैसे दूसरी छवि मेरे मेरे इन कपड़ों की दुनिया को लेकर के बनाई गई है। दरअसल क्या है, मैं एक छोटी बैग में मेरी ज़िंदगी थी और मैं ट्रैवलिंग करता रहता था। जी आपने बताया झोले में। और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था। सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया हूँ, ओके कभी मैंने कपड़े। तो फिर मैंने कैसे सोचा कि लंबी बाहें रखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा धोना पड़ता है। ओ दूसरा मेरे बैग में वो जगह ज़्यादा लेता है, तो मैंने खुद नहीं काट दिया था। अच्छा वो जगह ज़्यादा लेता है इसलिए आपने उसको इसको मैंने काट दिया था। ओके हाँ, वो बात वो फैशन बढ़ गया जी। ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना, ये मेरी प्रकृति थी। शायद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इन्फेरिटी फील होती थी लोगों के बीच में। तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। लेकिन जूते नहीं थे। तो मेरे एक मामा एक दिन आए घर पे, तो पता नहीं उनका मन कर गया तो उन्होंने मेरे लिए जूते ला दिए। तो एक कैनवास के सफ़ेद जूते हैं ना जी हाँ, छोटे से, शायद उस समय तो 8-10 रुपये मिलते होंगे, वो ले आए। तो मैंने देखा थोड़े दिन में तो वो गंदे होना शुरू हो गए। तो मैं क्या करता था, क्लासरूम में सब बच्चे चले जाते थे, मैं रुका रहता था, और टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है ना, तो बाद में जो छोटा चॉपस्टिक का टुकड़ा रह जाता है वो ऐसे ही फेंक देता है। हाँ हाँ हैं? हाँ 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 तो मैं उसको इकट्ठा करता था, वो चॉपस्टिक के टुकड़े वो ले आता था, और हर दिन सुबह चॉपस्टिक जूतों पे लगा देता था। हाँ 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 मैं समझ गया और डेली ये मैंने कई बार आपसे मिला हूँ। आप घड़ी जो है वो अभी तो आपने सही पहनी हुई है, लेकिन घड़ी आप ज़्यादा करके ऐसे पहनते हो। घड़ी मैं सही पहनता हूँ क्योंकि मुझे मीटिंगों में बैठना पड़ता है ना, हाँ तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पता चले कि मैं ऐसे घड़ी देख रहा हूँ, उसको इंसल्ट फील होता है जी। अच्छा तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ कि ऐसे चोरी छुपे से घड़ी देख लेता हूँ। आप कोई बैठा है बात कर रहा है और घड़ी देखते हैं तो मतलब कि आप उसको इशारा कर रहे हो भी बहुत हो गया जाओ। तो आप ऐसे रखते हो। हाँ, तो ये मेरे मन में ऐसा है कि ये किसी का एक प्रकार के हिडन वे में, मतलब बहुत माइन्यूटली आप लेकिन आप मानते हो, मैंने आपको ऑब्जर्व किया कि आप घड़ी उल्टी पहनते हो। मैं देखा था कई आपने कई सही बार देखा देखा। आपने कि आप घड़ी उल्टी पहन के आपने सही देखा। मोदी जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा ज़माना है, एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं, तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखते हो सर? मैं ज़रूर देखता हूँ, और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं जी और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी। उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा। हाँ। इसलिए आपको बड़ा बड़ा आराम रहता, सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए। और शायद ट्विंकल जी को पता नहीं होगा, उनके नाना जी चिनू भाई, चुन्नी भाई, उनसे मैं मिला था। अच्छा, ये तो बहुत पहले। बहुत पहले। और कारण क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी गुजरात में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो हम लोग कुछ ना कुछ सामाजिक काम करते थे। उसमें हम लोगों को ये बटर मिल्क के केंद्र चलाते थे, छाछ पीने के लिए गर्मी में लोगों को। हाँ, बटर मिल्क, तो वो मूल सुरेंद्रनगर ज़िले में हम बहुत बड़ी मात्रा में करते थे। तो उस एक कार्यक्रम में मुंबई में एक
सज्जन थे, मिठाई के बहुत बड़े व्यापारी थे, नाम तो मैं भूल गया, वो उनको लाए थे और उन्होंने डोनेशन भी दिया था। हाँ और हमने ऐसे छाछ केंद्र चालू किए थे बटर मिल्क के, ओके बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे पानी की परब रहती है वैसे छाछ की परब रहती थी, और हर गरीब व्यक्ति वो, तो उस समय मैं उस सेवा के काम में लगा था। और उस समय इनके नाना जी वहाँ आए थे, तो उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छा तब मुलाकात। काफ़ी बातें हुई थी उनके साथ, तो मेरा उस प्रकार से उनसे परिचय रहा है। हाँ, तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगों को बिल्कुल, मैं जवाब पढ़ता देते भी हो। हूँ और मज़ा लेता हूँ। आपको वैसे मैं जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है? वैसे आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है। इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे, आपसे मिले तो सबके चेहरे पे यहाँ लगा दिया है जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने। तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, मीट्स नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उन पर इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज़्यादा देखता हूँ। हाँ, तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, मुझे बड़ा मजा आता। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है उसने। एक मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोच लेते हैं। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं जब हमारा सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा, वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज़ होती थी, जी, 5 स्टार फूड जैसा होता था वो, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है। मैं तो ये वेट कर रहा हूँ, जब ये आएगा तो इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। हाँ, इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। तो आप तो खैर तैयार है, मेरे लिए पहली बार होगा ये, मतलब। कुछ लोग होते हैं इंटेंशन से आपको चुभे इसलिए करते हैं, जी, जानबूझ करके। उस समय आपने अपने आप को संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं, हाँ हाँ, और वो उसकी नींद हराम कर देते हैं। अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको मज़ा आ जाता है। लेकिन देखा छोड़ दिया तो उसकी नींद खराब है। मैंने इतनी मेहनत की, इतना मोदी जी के बाल नोचने वाली चीज़ की, मोदी को कोई हो ही नहीं रहा है, तो वो परेशान हो जाता। हाँ, फिर वो अपना बंद भी कर देता है थोड़ी देर बाद। ये भी बात सही है। बस सर, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। आपसे मैं 2-3 बार पहले भी मिल चुका हूँ, और आज मुझे मौका मिला है आपसे वार्तालाप करने का, आपसे बातचीत करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, यू आर अ लवली पर्सन, यू आर अ पर्सन जिसने ज़िंदगी में सब कुछ देखा है, झेला है, पाया है, और खोया भी है, और सैक्रिफाइस आपकी ज़िंदगी के, ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपसे अभी बात करके मेरा एनालिसिस है कि आपकी ज़िंदगी के आपने बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। सो वी आर ग्लैड, आई एम ग्लैड दैट मुझे ये मौका मिला है आपसे बातचीत करने का। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं। आज देती है, जिस दिन जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा, और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है।
वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब, मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। मैंने हाँ ये बात है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है।